सत्यपाल मलिक ने किया बड़ा खुलासा, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप। भाजपा की उड़ गई नींद और गृह मंत्रालय पर लगा बड़ा आरोप। सत्यपाल मलिक के खुलासे पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला और कुछ गंभीर सवाल पूछे गए हैं, जिसके बाद दोस्तों देश के सामने जो एक बड़ी कथित सच्चाई आई है उससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, ये आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने और बड़ा हमला बोला है। साथ ही साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि पीएम को करप्शन से नफरत नहीं। सत्यपाल मलिक के पुलवामा मामले में सनसनीखेज दावे पर आ गया देश में सियासी तूफान, राहुल गांधी ने कसा है तंज। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जहां पर राहुल गांधी ने सभी मोदी को कहा था चोर, वहीं पर फिर से दहाड़ेंगे राहुल गांधी। 16 अप्रैल को कर रहे हैं बड़ी रैली। साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी को पहले से पता है लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें मिलेंगी, कहीं ईवीएम सेटिंग तो नहीं। चुनाव आयोग और कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, कपिल सिब्बल ने उठाया ये बड़ा मुद्दा। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हर हालत में 2024 में बदलनी है सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और साथ ही साथ हर रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ और इस वक्त के सबसे बड़े खुलासे की तरफ, जिसने न केवल भाजपा के अंदर बल्कि पूरे देश में तहलका मचा दिया है। और पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए हैं उसके बाद मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला कांग्रेस ने किया है और गंभीर सवाल पूछे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर कई बड़े खुलासे किए। और सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सीआरपीएफ ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी, लेकिन उन्हें देने से गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया। जी हां दोस्तों, बड़ा आरोप लगाया गया है सीआरपीएफ ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी ताकि जवानों को हवाई मार्ग से इधर से उधर ले जाया जाए, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया, ये आरोप लगा है। और इसी के साथ एक और बड़ा दावा किया है जिससे जबरदस्त सियासी तूफान मच गया है। जी हां दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने बताया कि उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया तो उन्हें चुप रहने को कहा। जी हां दोस्तों, सत्यपाल मलिक जो तब गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उनको चुप रहने को कहा गया। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है। सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद से मोदी सरकार एक बार फिर गिरती नजर आ रही है। उधर कांग्रेस ने भी केंद्र पर हमला बोला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस इंटरव्यू को अब दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। जयराम रमेश ने कहा कि यह सच्चाई दबेगी नहीं, हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं, अभी देश के हालात और खराब होंगे। मोदी सरकार पर सत्यपाल मलिक ने यह बड़ा हमला किया है। तो दोस्तों क्या वाकई में इस इंटरव्यू को दबा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, और क्या वाकई में इस इंटरव्यू के बाद गोदी मीडिया को सूंघ गया है सांप और इस इंटरव्यू को दबाने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी पर केजरीवाल का बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में हैं डूबे। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर यह हमला किया और कहा कि पीएम मोदी को भ्रष्टाचार से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो खुद सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सत्यपाल मलिक ने भी पीएम मोदी पर सवाल उठाए। तो दोस्तों सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाए हैं उससे बीजेपी की नींद उड़नी तय है। कांग्रेस समेत अब अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर बीजेपी को घेरा है। केजरीवाल ने भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर देश और दुनिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो ईमानदार हो। केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया के बाद अब सीबीआई मेरे पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने दावा किया कि अगर सीबीआई को आदेश आया होगा तो फिर मेरी गिरफ्तारी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब नीति घोटाला हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने अपने हलफनामे में झूठ बोला और मामले में मनीष सिसोदिया को झूठा आरोपी बनाया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम को करप्शन से नफरत नहीं, सत्यपाल मलिक के सनसनीखेज दावे पर सियासी तूफान, राहुल गांधी ने भी कसा है तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक परेशानी अडानी की थमी नहीं थी कि दूसरे पुलवामा मुद्दे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है।
है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जहां एक तरफ वो लगातार अडानी के 20,000 करोड़ अडानी की कंपनी में जो है वो किसके है वो सवाल उठा रहे थे, और अब उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान के हवाले से कहा कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने हाल ही के एक इंटरव्यू में सनसनीखेज दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक पूर्ण राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल रहे थे। उनके कार्यकाल में ही वहां पर आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था और बाद में राज्य को 2 हिस्से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। दोस्तों, हाल ही में सत्यपाल मलिक ने द वायर पर वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनसे शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। 3 दिन बाद उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके कहा कि सत्यपाल भाई आपकी जानकारी गलत है, और मैंने उनसे पूछा कि आपने किससे मालूम किया, तो उन्होंने कहा कि फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा कि यह आदमी तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठकर पैसे ले रहा है और उसके 1 हफ्ते बाद मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो मैं कैसे मान लूँ कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से दिक्कत है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कई सवाल उठा दिए हैं सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू ने, और इंटरव्यू किसी और को नहीं, उसी करण थापर को दिया गया है जो पहले भी प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेने के लिए प्रसिद्ध रह चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर मोदी सर नेम वालों को कहा था चोर, वहीं पर फिर से दहाड़ेंगे राहुल गांधी। कोलार में 16 अप्रैल को हो रही है ये रैली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज यानी 16 अप्रैल को फिर से राहुल गांधी दहाड़ने जा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में 1 महीने से भी कम का समय बचा है और सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए रैली करने में जुटी हुई है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को कोलार में पार्टी की एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। राहुल ठीक उसी जगह पर रैली करने वाले हैं जहां उन्होंने मोदी उपनाम पर टिप्पणी की थी और इसके कारण कांग्रेस नेता को कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था और साथ ही उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को पहले से पता है लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें मिलेंगी। चुनाव आयोग और कोर्ट को इस पे ध्यान देना चाहिए। कपिल सिब्बल ने बड़ी गड़बड़ी की जताई आशंका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान शुरू हो चुका है। ताजा खबर कपिल सिब्बल से जुड़ी आ रही है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा है कि भाजपा नेता अभी से दावा कर रहे हैं कि उन्हें इतनी सीटें मिलेंगी। चुनाव आयोग और कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि वो एक विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 300 से अधिक सीटें आएंगी। उनके एक मंत्री ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। उन्हें पहले से पता होता है कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। इस बारे में चुनाव आयोग और कोर्ट को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा वो कैसे कर लेते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का बीजेपी हाईकमान को नया अल्टीमेटम। बोले मेरा टिकट कटा तो 25 सीटें गवा देगी भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक टिकट न मिलने के चलते पार्टी को नया अल्टीमेटम थमा दिया है। भाजपा द्वारा हुबली धारवाड़ मध्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट पाने के लिए पूर्व सीएम खुलकर सामने आए हैं। शेट्टार को पार्टी आलाकमान ने हुबली धारवाड़ मध्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन फिर उन्होंने विद्रोही लहजे में इनकार कर दिया और कहा कि अगर उनका टिकट काटा गया तो पार्टी को राज्य की कम से कम 20 से 25 सीटों पर असर झेलना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोशल मीडिया पर भड़का पोस्ट मामले में बीजेपी के 8 नेताओं को मिला नोटिस। 17 अप्रैल तक मांगा है जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। भाजपा नेताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, जिसके बाद भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया गया है और इस मामले में सोमवार 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक जवाब मांगा गया है। बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया में किए गए भड़काऊ पोस्ट और धार्मिक विद्वेष फैलाने की नीयत से किए गए ट्वीट, फेसबुक पोस्ट, अखबारों में बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है।
कांग्रेस ने अपने शिकायत पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में दो गुटों के झगड़े के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण लगातार धार्मिक विद्वेष भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पे आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री बोम्मई पर बड़ा आरोप लगा है। यहाँ पर भाजपा के अपने ही पूर्व नेता ने, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 1.5 करोड़ रुपए लूट का आरोप लगाया गया है बोम्मई पर। भाजपा से इस्तीफा देने वाले विधायक नेहरू ओलेकर ने यह आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज विधायक भारी परेशानी खड़ी करते नजर आ रहे हैं और शुक्रवार की सुबह में कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अथानी विधानसभा क्षेत्र से टिकट न मिलने के कारण नाराज लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। तो दोस्तों, दो बेहद बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी है और दोस्तों बीजेपी जो छोड़ा सो तो छोड़ा, और छोड़ते ही सीएम बोम्मई पर लगा दिया 1.5 करोड़ की लूट का आरोप। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये 1.5 करोड़ की लूट का जो आरोप है वो बीजेपी को यहां पर ले डूबेगा कर्नाटक के चुनाव में? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या गृह मंत्री बनने लायक नहीं है अमित शाह? आखिर क्यों भड़के हैं सुब्रमण्यम स्वामी? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए कहा कि शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित हैं, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये सरासर झूठ है, ये उनकी हिमालयी अज्ञानता है। वो किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर खून खौल उठा है सुब्रमण्यम स्वामी का ये सुन के कि देश की सरहदें, देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं, और यहाँ पर सीधा सीधा गृह मंत्री को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है। कहा है कि ये सरासर झूठ है, चीन के यहाँ पर हमले लगातार चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बयान दिया है, कहा ये सरासर झूठ है और ये उनकी हिमालयी अज्ञानता है, किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। ये किसके बारे में कहा है आप कमेंट में जरूर बताइए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि अमित शाह बम्बिनों की अवैध दोहरी नागरिकता पर काम करें। दरअसल सोमवार को अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने बयान दिया था कि देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। और आपको बता दें कि इसका विरोध किसी और ने नहीं, भाजपा के अपने ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दिया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने इतना तक कह दिया कि गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है और उस परेशानी को नजरअंदाज करके, लोगों को गुमराह करके उस परेशानी को नहीं टाला जा सकता? तो आप अभी इस वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल, क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और एक अन्य गुलाम का बीते दिन झांसी में एनकाउंटर कर दिया गया। दोनों आरोपियों के सिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। 12 सदस्यीय यूपी एसटीएफ की टीम ने असद और गुलाम को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने यूपी सरकार की माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की नीति की प्रशंसा की है, जबकि कई लोगों ने एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े किए हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, ओवैसी आदि ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे सही नहीं बताया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये एनकाउंटर फर्जी है या फिर ये ठीक किया गया है यूपी पुलिस द्वारा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश से अखिलेश यादव ने दिया 2024 का संकेत, तस्वीर में दिखा सियासी समीकरण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश से उन्होंने साल 2024 के चुनाव के लिए बड़ा संकेत भी दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बाबा साहेब की जन्मस्थली महू पहुंचे और यहां पर उनके साथ राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष
चंद्रशेखर आजाद भी इनके साथ मौजूद रहे। तीनों नेताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा विधायकों में छिड़ी जंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हैं। सभी पार्टियां एक एक करके अपने मेयर व पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही हैं और इसी क्रम में सीएम सिटी गोरखपुर में भी प्रत्याशियों की टिकट बंटवारे को लेकर दो विधायक आमने सामने आ गए और इन विधायकों में पार्षद प्रत्याशी की टिकट बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। भाजपा टिकट बंटवारे को लेकर मंथन कर रही है और इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेडीयू नेता का दावा, 5 राज्यों के सीएम को यूपीए में लाएंगे नीतीश कुमार। पीएम उम्मीदवार को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने दावा किया कि नीतीश कुमार 5 राज्यों के सीएम को यूपी में लाएंगे। इनमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि राजीव रंजन ने कहा कि सही समय पर नीतीश को यूपीए संयोजक या कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर निर्णय होगा। नीतीश की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो पीएम समेत हर जिम्मेदारी निभा सकते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से आगामी दिनों में फैसला इस पर होगा। पूरे देश में नीतीश की स्वीकार्यता है। इशारों में ही उन्होंने पीएम उम्मीदवार के लिए नीतीश का नाम उछाल दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने फिर उठाई जेपीसी जांच की मांग, कहा अडानी समूह का चीन से संबंध सामने लाना जरूरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस द्वारा अडानी समूह के कथित चीन से लिंक और मॉरिस चंग को चीनी नागरिक बताए जाने वाला मामला थमता नजर नहीं आ रहा है और अब एक बार फिर कांग्रेस ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच कराना जरूरी है। बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मॉरिस चंग एक चीनी नागरिक है और इसके साथ ही पार्टी ने यह दावा किया था कि इस व्यक्ति की कंपनी के अडानी समूह के कार्यों में जुड़े होने से देश की सुरक्षा को खतरा है। अडानी समूह के साथ रिश्तों को लेकर चर्चा में आए मॉरिस चंग ने कहा था कि मैं चीनी नहीं ताइवानी नागरिक हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि जो उनको वोट देगा वो अपना वोट नाश करेगा। अंबेडकर जयंती पर नीतीश का बीजेपी पर हमला, कहा काम नहीं केवल प्रचार करते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर फिर बड़ा हमला बोला है। सीएम ने भाजपा को वोट नहीं देने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि जो भाजपा को वोट देगा वो अपना वोट नाश कर लेगा और जो भाजपा के विरोध में वोट करेगा वो अपना वोट देश का विकास में करेगा। पटना से जेडीयू कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस अवसर पर कार्यालय और आसपास के क्षेत्र को नीले रंग में रंग दिया गया था। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पर राजस्थान में जमकर निशाना साधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के साथ कांग्रेस की लड़ाई को विचारधारा की लड़ाई करार दिया और साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी संविधान की मूल भावना के अनुसार नहीं चल रही है और देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम अशोक गहलोत अंबेडकर सर्किल पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है अहिंसा का रास्ता अख्तियार करने की। हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इस बात की भी है कि संविधान की रक्षा कैसे की जाए और लोकतंत्र मजबूत कैसे रहे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा संविधान की मूल भावना के अनुसार चल नहीं रही है, इसीलिए आज लोकतंत्र के खतरे की बात होती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की सदस्यता हो सकती है वापस, 20 अप्रैल को आएगा इसका फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरनेम वाले केस में सूरत की सेशंस कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और इस मामले में कोर्ट अब 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना था।
जिसके बाद राहुल गांधी के वकील ने सेशंस कोर्ट में कहा कि निचली अदालत का जो फैसला था वो अनफेयर था और मैक्सिमम सजा जिस केस में 2 साल की है वो मैक्सिमम सजा इनको दे दी गई है। दोस्तों, अगर सूरत की सेशन कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाता है तो उससे उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से कन्विक्शन को रद्द किए जाने की अपील की गई है और अगर कोर्ट कन्विक्शन रद्द कर देती है तो इससे उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के सदस्यता के रद्द हो जाने के बाद इस देश के लोकतंत्र को खतरे में बताया गया और एक जन आंदोलन जमीनी स्तर से शुरू किया गया जो ये दिखा रहा था कि अगर राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दोगे तो वो सड़क पर उतर के बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे ज़रूर। वो किसी से डरने वाले नहीं हैं और लगातार आए दिन, चाहे वो सांसद रहें या ना रहें, वो इस वक्त अडानी मामले पर बीजेपी को घेरे हुए हैं और सीधा पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं, और उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय बताइएगा। रुक करते हैं।